आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय दिव्यांक सर। आज मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जो हमने आपका पार्ट 1 जिसका हमने कंप्लीट करा दिया था आपको, उसका आज हम पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना। इसका पार्ट 1 मैं आपको दिखा देता हूं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 डला हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1 ये डला हुआ है। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये पार्ट 2 आज हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम हर पार्ट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला पार्ट है। कौन सी शिफ्ट का पेपर है ये? 30 सितंबर 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। कौन सा पेपर है ये? आपका शिफ्ट फर्स्ट का ये वाला पेपर है आपका। ठीक है, तो पेपर को शुरू करते हैं हम। देखिए शुरू करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन आपको उस दिन करा लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन हो चुके थे। ये पार्ट 2 है। आज हम 31 से कहां तक करेंगे? 60 तक के क्वेश्चन आज हम आपके साथ मिलके सॉल्व करेंगे। तो 31 सवाल क्या है आपका? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज शेरे बलिया। शेरे बलिया किसको कहा जाता है? शेरे बलिया को कहा जाता है चिट्टू पांडे को। ये वो सवाल है जो पेपर में आ चुके हैं और इनकी फिर से आने की उम्मीद दोबारा से है आपके पेपरों में। तो सवाल क्या है आपका? सॉरी, सवाल क्या है आपका? शेरे बलिया। शेरे बलिया किसको कहते हैं हम लोग? चिट्टू पांडे को। किसको कहते हैं? चिट्टू पांडे को हम लोग शेरे बलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कैंडिडेट ऑफ समाजवादी पार्टी अगेंस्ट राजनाथ सिंह। कौन सा उम्मीदवार था जो समाजवादी पार्टी का था? किसके खिलाफ था? राजनाथ सिंह के खिलाफ था। फ्रॉम लखनऊ लोकसभा इलेक्शन में। लखनऊ के लोकसभा इलेक्शन 2019 में जो हुए थे लोकसभा इलेक्शन में, उसमें राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी से कौन खड़ा हुआ था? क्योंकि ये पूरी तरह करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, तो इसको आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, लेकिन फिर इसका जवाब है पूनम सिन्हा। ठीक है ना। आपको इन सवालों को याद रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये सवाल करंट अफेयर ओरिएंटेड है। जिस साल आपका पेपर होगा उस समय के जो करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल रहेंगे वो आएंगे। तो आपको जो स्टैटिक सवाल थे उन पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। जैसे अभी ऊपर वाला बताया था शेरे बली, इसको लोग चिट्टू पांडे के नाम से जानते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको ज्यादा याद रखना है। अगला सवाल देखिए आप। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल स्टैटिक सवाल है और ये उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ही सवाल है। तो ये सवाल इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या है? किस नदी पर, ऑन विच रिवर द पारीचा डैम। कौन सा डैम? पारीचा डैम, जो कि उत्तर प्रदेश का स्थित है। किस नदी पर पारीचा डैम स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है आपका? बेतवा पर। किस पर स्थित है आपका? बेतवा पर। बेतवा कहां पर है? ये झांसी के पास है। बेतवा कहां पर है आपका? झांसी के पास ये नदी बेतवा है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक केन बेतवा को लिंक करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भी बहुत जरूरी है, पेपर में आ सकता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहां पर चल रहा है? ये आपका झांसी में चल रहा है। झांसी, ये जो नदी है ये कहां पर है? झांसी के पास है। तो ये पता होना चाहिए। पारीचा डैम कहां पर है आपका? किस नदी पर है पारीचा डैम? बेतवा पर। ठीक है ना। अगला सवाल, 34वां सवाल देखिए। ये सवाल, ये बहुत फेमस सवाल है उत्तर प्रदेश के। ये उत्तर प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई थी उसके ऊपर ये सारे के सारे सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, 1937 तक इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। किस साल इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया? किस साल नाम बदल गया? 1950 में। किस साल बदल गया? 1937 से इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। कब तक था? 1950 तक। 1950 का इसका नाम बदल क्या रख दिया गया आपका? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। आप ये सवाल मैंने, ये उत्तर प्रदेश की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको मैंने कराया हुआ है। एक सीरीज चल रहा है, ये दिखा देता हूं मैं आपको। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे हमारे चैनल पर, ये देखिए उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है। सर मैंने आपको प्रॉपर करवाया हुआ है। एक सेकेंड, ये उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है।
इसमें मैंने आपको कराया हुआ है। रिफॉर्मेशन वाला होता है, आपने जो स्टेट भरा, देखिए मैंने आपको कराया हुआ है कि उत्तर प्रदेश कब बनाया गया है, कब फॉर्मेशन हुआ था उसका, कब, देखिए 1937 में, 1950 में उसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। आप ये चैनल पर जाएंगे तो इसी चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो ये प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये प्लेलिस्ट में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ अबाउट उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, मैंने डाली हुई है पूरी वीडियो, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, मैंने बताया हुआ है कब किसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे बदला, ठीक है ना। और ये सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं आपको, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने 5 मिनट की वीडियो है, 3-4 मिनट की वीडियो है, उसमें आप एक बार देख लेंगे तो दिमाग में सब कुछ पहुंच जाएगा दिमाग में, कब उत्तर प्रदेश फॉर्म हुआ था, क्योंकि सवाल डायरेक्ट आते हैं। और इसका एक सवाल और आया हुआ है, आज ही हम कराएंगे इस सवाल को, तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगला आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर, पहला गवर्नर उत्तर प्रदेश का, यूनाइटेड प्रोविंस से जब नाम बदल के उत्तर प्रदेश किसका, हमने जस्ट बताया इसके पहले 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया, तो ये एक सवाल पहले वाला हो गया। अब इसी सवाल में पहला गवर्नर कौन था, हरमोसी फिरोज शाह मोदी सॉरी, जब उत्तर प्रदेश का नाम बदल के यूनाइटेड प्रोविंस से क्या रखा गया, 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया, तो उस समय जो पहले गवर्नर वो कौन थे, हर सॉरी क्या था, हरमोजी फिरोज शाह मोदी। अगला सवाल, ये सारे के सारे यूपी लेखपाल के पेपर में सारे के सारे सवाल आए हुए, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, और बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, स्टैटिक पोर्शन तो वही है, रिपीट तो वो नहीं होना है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया हुआ है तो आपके मोस्टली सवाल पेपर में बन जाते हैं। द वेल्यू रेवोल्यूशन, कौन सा रेवोल्यूशन, वेरू रेवोल्यूशन, जो पहला सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, जो पहला लार्ज स्केल का रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, किसके द्वारा, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, किसके प्रति, इंडियन सोल्जर्स ने किया था, किसके प्रति किया था, आपका ब्रिटिश के प्रति किया था। किस सन में किया था, किस सन में किया था, 1806 में किया था। कब किया था, 1806 में किया था। ये पता होना चाहिए वैल्यू रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था आपका, वैल्यू रेवोल्यूशन हुआ था आपका तमिलनाडु में। कहां पर हुआ था, तमिलनाडु में, समझ में आ गया। तो क्या है सवाल, जब वैल्यू रेवोल्यूशन जो पहला सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ था किसके द्वारा, भारतीय सोल्जरों के, किसके प्रति, ब्रिटिश के प्रति, तो वो कब हुआ था आपका तमिलनाडु में हुआ था, और कहां हुआ था, 1806 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In which year did the East India Company sign the first treaty of Amritsar with Ranjit Singh? हेलो, एक सेकेंड, माफी चाहते हैं रुकावट की, थोड़ा सा माइक में डिस्टर्बेंस आ गया था तो वो करना था सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले सवाल बता दिया था आपको ये वाला, द वैल्यू रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1806 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, किस किस कहां पर हुआ था, सॉरी ये तमिलनाडु में हुआ था, ये आपको बता दिया था। अगला सवाल ये रहा, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रणजीत सिंह, किस साल पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ। तो किस साल की थी आपकी, 1809 में। कब की थी आपकी, 1809 में। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार रंजीत सिंह के साथ मिलकर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। अगला सवाल, ये प्योर स्टैटिक सवाल है, डायरेक्ट सवाल पूछ पेपर में रिपीट होने की संभावना इनमें से पूरी पूरी है। अगला सवाल, ये तो बहुत कॉमन सवाल है, सभी को आता होगा। सवाल क्या है, बाय हुम, किसके द्वारा, हुम मतलब किसके द्वारा, द फॉलोइंग द ब्रह्मो समाज 1828 में, जो ब्रह्मो समाज थी 1828 में किसने फाउंड की थी, किसने बनाया था, किसके द्वारा, तो राजा राममोहन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राममोहन रॉय के द्वारा। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द, एक सेकेंड देखिए, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया फ्रॉम बॉम्बे, जो कि सब छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज टर्मिनल, कहां से कहां तक पहली बार, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेके थाने, कहां तक, थाने तक पहली ट्रेन किस सन में चलाई गई थी। पहली ट्रेन आपको पता होना चाहिए 1853 में पहली ट्रेन। ये सवाल अधिकतर और पेपरों में पूछा जा चुका है कि किस सन में पहली ट्रेन चलाई गई थी CSMT से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कहां तक, थाने तक। तो कौन सी सन में चलाई गई थी, 1853
53 में चलाई गई थी। समझ में आ गया। अगर पेपर में उल्टा सवाल पूछा जाता है कि 1853 में ऐसी पहली कौन सी ट्रेन थी जो चलाई गई थी, कहां से कहां तक, तो सवाल आपको पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेके थाने तक। तो इसका सवाल उल्टा ही पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए। अगला सवाल, इन विच प्लेस, इन विच प्लेस जो पहला पोस्ट ऑफिस था इंडिया का, इंडिया का जो पहला डाकघर, पोस्ट ऑफिस मतलब क्या होता है, डाकघर, जहां पर चिट्ठियां आती हैं, पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 में, कौन में, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसको ब्रिटिश, ब्रिटिश कह दो आप, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 में कहां पर पहला पोस्ट ऑफिस स्टेब्लिश बनाया, कहां पर स्टेब्लिश किया गया था, बॉम्बे। कहां पर किया था, बॉम्बे। इसको भी क्या कहते हैं, बम्बई कहते हैं। कहां कहते हैं, बम्बई। इसका पहला नाम क्या था, बॉम्बे। तो वहां कहां पर बनाया गया था पहला पोस्ट ऑफिस 1764 में आपका, बॉम्बे में। कहां पर, बॉम्बे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रियोस्टैटिक क्वेश्चन से ये रिपीट होने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा होती है। अगला सवाल, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ड्राफ्टेड बाय द जॉन मॉर्ले इनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किस साल, देख थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूं मैं आपको। 1857 की लड़ाई के बाद, 1857 के बाद, 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिशरों ने इंडिया के जो एलिट्स थे, राजा राम मोहन रॉय और भी जो बड़े बड़े एलिट्स थे, उनको खुश करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए। ठीक है, तो पहला एक्ट लाया गया आईसीए 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका नाम क्या था, आईसी 18 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया पहला वाला। उसके बाद आईसीए 1892 दूसरा एक्ट लाया गया, 1892 आईसीए दूसरा एक्ट लाया गया। उसके बाद आईसीए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जवाब क्या हो गया, 1909 में। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, आईसीए के बाद, आईसीए 1909 जब आया 1909, तो इसके बाद जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट आया। आप देख सकते हैं ये सबसे, आईसीए 1909 जो कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे शॉर्ट लिविंग एक्ट है। क्यों, आप देख सकते हैं ये केवल 10 साल के लिए आया था। कितने साल के लिए आया था, केवल और केवल 10 साल के लिए आया था। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1919। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से आ गया 1935 आ गया। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद आपका कौन सा एक्ट आ गया, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको हमारा देश आजाद हो गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। ये कब आया होगा, पता ही होगा, 1900, जब से देश आजाद होगा 1947 में वाला एक्ट आया था। तो ठीक है ना, तो ये जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म था, ये जो 1909 वाला, इसको हम लोग मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहते हैं और आईसीए 1909 नाम के उससे भी जानते हैं। तो ये कब आया था, 1909 में। तो आपको पता चाहिए टोटल 6 एक्ट आए थे 1857 की लड़ाई के बाद। 1816 वाला आईसी 1861, आईसी 1892, उसके बाद जीओआई, उसके बाद आईसी 1909, उसके बाद जीओआई 1919, उसके बाद जीओआई 1935 और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस है 1947। इसी एक्ट के बाद हमारा देश आजाद हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने उपाधि दी थी। सभी लोग सोचते होंगे जवाहरलाल नेहरू, नहीं, किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, इन विच स्टेट, किस स्टेट में, किस राज्य में एर्वाकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड। ये प्योस्टैटिक का क्वेश्चन है, ये पूरे का प्योस्टैटिक का क्वेश्चन है। आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एर्वाकुलम नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है आपका, केरला में। कहां पर लोकेटेड है आपका, प्रॉपर केरला में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक। इनमें से कौन सा ए बायोटिक नहीं है, कौन सा नहीं है, वाटर, सोयल, विंड, ये सारे के सारे। फंगी, ये फंगी कौन सा है आपका, फंगी आपका बायोटेक है। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, ए बायोटेक है। तो कौन सा पूछा है, नहीं, कौन सा नहीं है, तो फंगी आपका नहीं है। ठीक है ना, बायोटेक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। बायोटेक क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इंक्लूड होते हैं। और ए बायोटेक में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं आपके,
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये जो पानी है, सॉइल है और हवा है, ये सारे कौन से एबायोटिक हैं, और जो फंगी है वो आपका कौन सा है, बायोटिक है। तो ये इसमें नॉन बायोटिक कौन सा कहलाएगा, आपका फंगी कहलाएगा। अगला सवाल, ये प्योर करंट अफेयर सवाल है, ये उस समय चल रहा होगा इसलिए आया होगा। बाय द ईयर 2014 तक, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। 2014 के मुताबिक लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा देश कौन सा, सबसे बड़ा क्या प्रोड्यूस करता है, टिन। क्या प्रोड्यूस करता है, टिन। तो इसका जवाब क्या है आपका, चाइना। क्या है आपका, चाइना, क्योंकि सबसे पता ही होगा, क्योंकि चाइना का एक तो एरिया सबसे ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है अधिकतर चीज सबसे ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए टिन सबसे ज्यादा कहां पर, 2014 के हिसाब से चाइना में। ठीक, अगला सवाल, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज द ग्रांड एंकीकट डैम। इसको कल्लानाई, कलानाई के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम, पुराना डैम कहां पर लोकेटेड है, ये आपका कहां पर है, त्रिचुनापल्ली में। कहां पर है, त्रिचुनापल्ली में। अगर ग्रांड एंकीकट डैम के बारे में आता है तमिलनाडु के, तो त्रिचुनापल्ली में आपको जाना है। और अगर ग्रांड एंकीकट डैम के बारे में पूछा जाए तो आपको कहां पर पहुंचना है, तमिलनाडु में पहुंचना है। पेपर दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो त्रिचुनापल्ली से पूछ सकता है, तमिलनाडु के जरिए पूछ सकता है, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कलानाई के नाम से भी जानते हैं। तो इस ग्रांड एंकीकट डैम से 3 सवाल बन सकते हैं। कहां पर है, त्रिचुनापल्ली में, किसके नाम से जाना जाता है, कलानी के नाम से जाना जाता है, और किस राज्य में है आपका, ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। आपका अगला सवाल क्या है, बाय द ईयर 2012 अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। 2012 तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, किसको, बॉक्साइट को। किसको प्रोड्यूस करता है, बॉक्साइट को। किसको, बॉक्साइट को। तो किस कौन करता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आल्सो नोन उत्तरा पिनाकिनी। उत्तरा पिनाकिनी की दूसरा नाम, इस रिवर को कौन से नाम से जानते हैं अपन, पेन्नार। किसके नाम से जानते हैं, पेन्नार के नाम से। ये पता होना चाहिए पेन्नार रिवर कहां से शुरू होती है, पेन्नार रिवर आपकी कर्नाटका से शुरू होती है। कहां जाती है, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश जाती है, और आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रिंक कर जाती है। कहां शुरू होती है, कर्नाटका से शुरू होती है, कहां जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है, आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल में पेन्नार रिवर ड्रेन कर जाती है, मतलब गिर जाती, मतलब ड्रेन करती है। और इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तरा पिनाकिनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 4 टॉपिक आ सकते हैं आपके, क्लियर हो सकते हैं। इसमें 4 टॉपिक आपके पेपर में पूछ सकते हैं अलग। पहला क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। जब हम लोग अंगूर उगाते हैं तो उसको किसके नाम से जानते हैं, विटीकल्चर। किसके नाम से जानते हैं, विटीकल्चर के नाम से। अगला क्या है आपका, पिसीकल्चर। कौन सा है, पिसीकल्चर। इसको हम लोग कहते हैं रियरिंग ऑफ फिश करना। जब हम लोग मछलियों को उगाते हैं कंट्रोल तरीके से, किस तरीके से, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब प्रॉपर तरीके से, कितने उगाना है कितना नहीं उगाना, इसको हम लोग कहते हैं पिसीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। जब हम लोग सिल्कवर्म को उगाते हैं, किसको उगाते हैं, सिल्कवर्म। सिल्क मतलब जब हम कपड़े, जिससे कपड़े बनते हैं सिल्क धागे से, जब हम उसको उगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। अंगूरों को उगाने के हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर। और जब मछलियों को उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर तो पता ही होगा, जब हम प्लांट्स को उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका हॉर्टिकल्चर। तो आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए। पहला क्या है, विटीकल्चर। जब हम लोग अंगूरों को उगाते हैं तो विटीकल्चर। जब हम लोग मछलियों की रियरिंग करते हैं तो पिसीकल्चर। और जब हम सिल्कवर्म, जो धागा बनता है जिससे सिल्क बनता है, उसको हम करते हैं सेरिकल्चर। और जब हम डायरेक्ट प्लांट उगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं सॉरी, खादर और भंगारा किस प्रकार के सॉइल है। तो पहले पता चाहिए खादर और भंगर किस प्रकार के सॉइल है आपके, एल्यूवियल प्रकार के। कौन से प्रकार के सॉइल है आपके, एल्यूवियल प्रकार। थोड़ा सा बता देता हूं मैं खादर और भंगार के बारे में। खादर और भंगार क्या होता है, जब कोई नदी, आप देख रहे होंगे नदी है, ठीक, नदी अपने साथ चल रही होती है। नदी जब चलती है तो अपने साथ
बहुत सारे सेडिमेंट, जिसको हम लोग पत्थर लेके चलती है ना, पत्थर लेके चलती है, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे सेडिमेंट लेके चलती है। क्या होता है, जब क्या हुआ, नदी का ओवरफ्लो हुआ, तो ये जो पत्थर थे, जिसको पत्थर नहीं, ये सब क्या है, एक्चुअली मिनरल्स हैं। क्या है, सारे के सारे मिनरल्स हैं। ये सारे के सारे मिनरल्स कहां पर पहुंच गए, बगल वाले हिस्से में पहुंच गए। नदी है, नदी के आसपास वाले हिस्से में जब फ्लड आया तो जो सेडिमेंट थे वो पूरे के पूरे चले गए। तो क्या होगी, यहाँ पर जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी यहाँ पर कैसी होगी आपकी, ज्यादा हो गई। यहाँ फर्टिलिटी कैसी थी आपकी, ज्यादा हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका खादर। क्या कहते हैं, खादर सॉइल। ये कौन सा सॉइल है आपका, खादर सॉइल। अब दूर दराज, कहीं बहुत दूर, खादर के अलावा यहाँ पर कौन सा सॉइल है आपका, भंगार सॉइल। कौन सा सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी कैसी है आपकी, लो फर्टिलिटी। क्यों, क्योंकि जो सेडिमेंट है वो वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, यहीं पर आके रुक गए। तो जहां पर रुक गए वो कौन सा एरिया कहलाया, नया, इसको हम लोग कहते हैं खादर। पुराना वाला भंगार, इसको मतलब जो पुराना हो उसको कहते हैं हम लोग भंगार सॉइल। तो यहाँ पर फर्टिलिटी कैसी है आपकी, कम है, और यहाँ फर्टिलिटी आपकी कैसी है, ज्यादा है। तो ये दोनों किस प्रकार के सॉइल है आपके, एल्यूवियल प्रकार के सॉइल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस देश में तनामी डेजर्ट है, किस देश में तनामी डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है तनामी डेजर्ट आपका, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पॉलिटी का सवाल है। एज ऑफ मार्च 2019 कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए 2002 के बाद से 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड है। ये किस पार्ट में इंक्लूडेड है, ये पार्ट 4 ए में इंक्लूडेड है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 ए में ये सारी की सारी इंक्लूडेड है। किस एक्ट के द्वारा इंक्लूड की गई थी ये सारी की सारी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 कितनी ऐड की गई थी, 10 ऐड की गई थी। अब हमने बोला कितनी है, टोटल 11 है, तो 8 अगली वाली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक अगली जो 11वीं थी उसको जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया था। इसके मुताबिक जो पेरेंट्स होते हैं और जो गार्जियंस होते हैं उनको 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन देने का अधिकार है। तभी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का अधिकार है। ये किसमें दी गई थी, 86 अमेंडमेंट 2002 में ये वाली ड्यूटी ऐड करी गई थी। तो पता होना चाहिए 2019 हो, 2002 के बाद से टोटल 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो पता होना चाहिए, चाहे 2019 आ जाए, चाहे 2022 आ जाए, तो 2025 आ जाए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी है आपकी, 11 है। ठीक, लास्ट वाली किससे बदली गई थी, 86 अमेंडमेंट के द्वारा बदली गई थी 2002 के द्वारा। और जो शुरू की 10 थी वो कब लगाई गई थी, वो आपकी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल, ये प्रॉपर सवाल करंट अफेयर का है, 2019 के करंट अफेयर का है। इंडिया हैज साइन एमओयू विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, इसको हम लोग कहते हैं नेपकॉन्स। पेपर में कभी कभार ये सवाल फुल फॉर्म पूछ जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। अप्रैल में जिसने किसके साथ किया था, इंडियन अफ्रीकन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के साथ। किस देश के साथ किया था, मालावी के साथ। किसके साथ किया था, मालावी। ये पूरी तरह स्टैटिक का क्वेश्चन, सॉरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जिस साल का आप करंट पेपर दोगे उस साल करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर 2018-19 which has been ranked first in the e-learning training program of Department of Personal Training, ये भी आपका 2018-19 के हिसाब से है। ठीक है ना, तो इसका आंसर तेलंगाना है। हाँ, ये देखिए स्टैटिक सवाल फिर से आ गया। उत्तर प्रदेश डे किस दिन मनाया जाता है, मैंने बता दिया था। उत्तर प्रदेश डे किस दिन मनाया जाता है आपका, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे हम लोग हर साल मनाते हैं। ठीक है ना, मैंने उसका भी, इसकी पूरी यूट्यूब की वीडियो मैंने बोला आपसे, इसकी यूट्यूब की वीडियो मैंने डाल दी है, ये आप देख रहे हैं। ये चैनल पर आप जाएंगे, इसी चैनल पर आपको आना है, फिर इस पर जाना है, उत्तर प्रदेश इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना, ये वाली वीडियो खुलेगी आपकी, उसके बाद आप देख सकते हैं।
देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को। ये मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट कराया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। टोटल कितने मिनट की वीडियो है? 3 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है। आप इसको आसानी से 2x की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये आपका कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को हर साल हम उत्तर प्रदेश डे बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। एज ऑफ मार्च 2019 विच इज द थर्ड लार्जेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन। 2019 के हिसाब से तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पूरा करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है ना, आगे रिलायंस म्यूचुअल फंड हैज पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने किसके साथ पार्टनर, कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, जिससे कि वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कौन सा बेस्ड? वॉइस बेस्ड, आवाज के द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाए। किसके द्वारा किया? रिलायंस ने गूगल के साथ। किसके साथ? किसके साथ किया? गूगल के साथ किया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ये प्योर कॉमन सेंस का सवाल है। इसमें आपको, आप कॉमन सेंस लगा के सवाल को तोड़ सकते थे, सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे। पर क्या है, 2019 के हिसाब से अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो आपकी जो 4 देश हैं, साउथ सुडान, लीबिया, यमन, ग्रीस, इनमें से कौन सी चीज आपकी कॉमन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑल आर अफ्रीकन कंट्री। तो ये पता होना चाहिए कि जो यमन है वो कौन सी कंट्री है आपकी? वेस्ट एशियन कंट्री है। कहां पर है? वेस्ट एशिया में। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला क्या है? मोनार्क, सारे के सारे मोनार्क देश नहीं है। यमन कौन सा है? एक है आपका रिपब्लिकन कंट्री है। कौन सी है आपकी? रिपब्लिकन कंट्री है। तो ये भी जवाब गलत हो गया। ऑल आर मेडिटेरियन कंट्रीज, तो जो साउथ सुडान है वो आपकी मेडिटेरियन कंट्रीज में नहीं आता है। वो कहां पर आता है? अफ्रीकन कंट्रीज में। कौन सी कंट्री में आता है? अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसका जवाब क्या बचा? ये लास्ट वाला, कि 10 सालों से सभी की कौन सी ग्रोथ चल रही थी? नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी। तो कॉमन क्या है इसमें? लास्ट वाला ऑप्शन कॉमन है। तो इसको आप पता भी नहीं होने के साथ इसको आप क्रॉस, इसको आप तोड़ सकते थे इस सवाल को। अगला क्या है? इन अप्रैल 2019 रिलायंस जियो एक्वायर्ड चैटबॉट मेकिंग स्टार्टअप फ्रॉम हैपटेक। कितने पैसों में रिलायंस ने चैटबॉट को एक्वायर्ड किया? कितने पैसों में? 700 करोड़ में। कितने में? 700 करोड़ में। अगला क्या है? अगला सवाल, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आईसेट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द न्यू जनरेशन मोबिलिटी समिट 2019 नवंबर में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर का सवाल है। इसका जवाब मनेश्वर है। ठीक, तो ये आपको आवश्यकता नहीं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है ना, ये तो प्रॉपर करंट, जिस साल करंट अफेयर होगा उसी साल का आपको करंट का पढ़ना होता है। तो आज हमने पार्ट 2 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने आपके साथ, आज पूरी तरह पार्ट 2 आपके साथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक, पूरी तरह पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम नए पार्ट के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। पार्ट 3, उसमें हम 61 कहां से 61 से लेके 90 तक अगले 30 सवाल हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।